अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको पढ़ाने वाले हिंदी ग्रामर। तो सारे बच्चे अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिए, यानी अपनी बुक में देखिए ध्यान से। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1। पाठ का नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। हमारे पाठ का नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। हम आपको रीड भी कराएंगे, एक्सप्लेन भी कराएंगे, यानी समझाएंगे भी अच्छे से। तो सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। भाषा। बच्चों, आपने देखा होगा कि चौराहों पर हरी हरी पीली लाल बत्ती संकेत मोटरों और गाड़ियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से दिए जाते हैं। संकेत यानी इशारे दिए जाते हैं। इनको नियंत्रण यानी कंट्रोल करने के उद्देश्य से आपको दिए जाते हैं, उद्देश्य यानी मकसद से दिए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार सड़क पर भी स्कूटर, कार, मोटरसाइकिल आदि के चालकों के लिए तरह तरह के चिन्ह दिए जाते हैं, जैसे आगे स्कूल है या पैदल का रास्ता है आदि। जो ड्राइवर होते हैं, चालक यानी कि जो ड्राइवर होते हैं, गाड़ी चलाने वाले, स्कूटर चलाने वाले, उनके लिए भी क्या होते हैं, कुछ इशारे होते हैं, यानी कुछ चिन्ह होते हैं। जैसे आगे ये स्कूल जाने का रास्ता है, ये पैदल चलने का रास्ता है, ठीक है। आपने बस में यात्रा करते समय अक्सर देखा होगा कि कंडक्टर बस को रोकने या चलने के लिए अलग अलग प्रकार से सीटी बजाता है। जब आपने बस में अगर कभी बैठ के आपने सफ़र किया होगा, तो जो बस का कंडक्टर होता है वो क्या करता है, बस को रोकने के लिए या आगे चलने के लिए अलग अलग प्रकार से सीटी बजाता है, अलग अलग तरीके से सीटी बजाता है। उपयुक्त बातों से हमें सूचना मिलती है कि लेकिन उपयुक्त बातों से हमें सूचना मिलती है। इन सारी बातों से हमें क्या मिलती है, सूचना मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेकिन व्याकरण की दृष्टि से इनको भाषा के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। लेकिन व्याकरण जो होता है, व्याकरण की दृष्टि से, अगर व्याकरण के नज़रिए से हम देखें तो उन सब बातों को हम भाषा के अंतर्गत नहीं रख सकते। बच्चों, ये संकेतों और चिन्हों की भाषा है। ये किसकी भाषा है, संकेत यानी इशारे या फिर चिन्ह निशानों की भाषा है। आप सब ये भली बातें जानते होंगे, भली बातें यानी कि अच्छी तरह से जानते होंगे कि मनुष्य खांसते या छींकते समय विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ निकालता है, अलग अलग प्रकार की आवाज़ें निकालता है। लेकिन इन ध्वनियों से ये तो अर्थ होता ही नहीं कि अगर ये नहीं लेकिन इन ध्वनियों से ये तो अर्थ होता ही नहीं, और अगर होता तो सीमित होता। अगर इन ध्वनियों का कोई मतलब होता तो क्या होता, सीमित होता, बहुत कम होता। इसलिए इसको भी भाषा के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। इसको भी हम भाषा के अंदर नहीं रख सकते। भाषा से अभिप्राय मानव मुख से निकलने वाली उन ध्वनियों से है जिनका अर्थ निहित होता है। इंसान के मुंह से जो ध्वनियाँ निकलती हैं, जो आवाज़ें निकलती हैं, उनका अर्थ निहित होता है। ये ध्वनियाँ दूसरों तक अपनी बात को मूल यानी कि ठीक तरीके से पहुँचाने का काम करती हैं, सही तरीके से अपनी बात को दूसरे तक पहुँचाने का काम करती हैं। बच्चा, अब आप समझ गए होंगे कि भाषा का मुख्य कार्य अपनी बात को मूल रूप से दूसरे तक पहुंचाना है। भाषा का क्या कार्य है, मुख्य कार्य यानी कि मेन काम क्या है, अपनी बात को दूसरे तक मूल रूप से पहुंचाने का काम है भाषा का। भाषा के द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, पढ़कर और लिखकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकता है। इस प्रकार भाषा की परिभाषा ये है, मनुष्य जिस साधन के द्वारा अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर व्यक्त करता है और दूसरे के विचारों को समझता है, उसे भाषा कहते हैं। यानी कि इंसान जिसके ज़रिए अपने मन के भाव यानी कि अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को बोलकर, लिखकर जाहिर करता है और दूसरे के विचारों को समझता है, उसको हम भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं। पहला है मौखिक रूप, ठीक है। चित्र में भाषा का बोलने का रूप है। प्रिय घर की अतिथि आए हैं, प्रिया उनका हालचाल पूछ रही है, ये भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। इसको कथित भाषा भी कहते हैं, जिसमें हम बोलकर जो बात हम कहते हैं वो भाषा का क्या कहलाता है, वो भाषा का मौखिक रूप कहलाता है, ठीक है। आप इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप खुद भी पढ़ लीजिए और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब हम आपको आगे पढ़ाते हैं।
चलिए आगे देखते हैं अब। लिखित रूप क्या है? विद्यालय के 3 दिन के अवकाश के कारण अध्यापक महोदय ने रवि को हिंदी, विज्ञान और गणित का गृह कार्य दिया। रवि अपने दोस्तों के साथ मिलकर गृह कार्य कर रहा है। ये भाषा का लिखित रूप कहलाता है। इसको स्थायी भाषा भी कहते हैं। यानी कि जो काम हम लिख कर करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? भाषा का लिखित रूप कहलाता है। इसको हम स्थायी भाषा भी कहते हैं। इसका परिभाषा इस प्रकार है। मनुष्य जो अपने मन के भावों को, विचारों को, यानी कि जो वो सोच रहा है या वो जो फील कर रहा है, महसूस कर रहा है, उसको लिख कर, पढ़ कर व्यक्त करता है, यानी कि जाहिर करता है, तो वो हमारा भाषा का क्या कहलाता है? लिखित रूप कहलाता है। भाषा के दोनों रूपों का महत्व। दैनिक व्यवहार में, यानी कि रोज़ाना के जो व्यवहार में, भाषा का मौखिक रूप ही सामान्यतः प्रयोग में अधिक लग जाता है। भाषा के लिखित रूप का प्रभाव तो स्पष्ट है। जो लिखित रूप का प्रभाव, जो असर है, वो क्या स्पष्ट है, में जाहिर है। इसी कारण हमारे प्राचीन साहित्य आज तक सुरक्षित है। जिसके सभी महत्वपूर्ण कार्य भाषा के लिखित रूप में, जैसे कि सारे महत्वपूर्ण कार्य, सारे इम्पोर्टेंट वर्क काय में होते हैं? लिखित रूप में होते हैं। भाषा का लिखित रूप स्थायी होता है। ये भाषा का लिखित रूप ही अधिक महत्वपूर्ण है। भाषा का लिखित रूप कैसा होता है? बहुत महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी लाचारी में गोपनीयता बरतने के लिए कुछ संकेतों का भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। मूक बधिरों द्वारा इशारों के माध्यम से बात करना, सड़क मार्ग या वायु मार्ग में रोशनियों या रंगों के संकेतों के माध्यम से सूचना का आदान प्रदान करना आदि सभी सांकेतिक भाषा के उदाहरण हैं। ये सब क्या है? सांकेतिक भाषा के उदाहरण है। सांकेतिक भाषा में इशारे के द्वारा बात करी जाती है, परंतु मनुष्य संकेत द्वारा अपने मन के हर भाव या विचार को प्रकट नहीं कर सकता। इसलिए संकेतों के द्वारा मन के भाव या विचार को व्यक्त करने की विधि को महत्व नहीं दिया गया है। हम हर बात को संकेत द्वारा, इशारे के द्वारा नहीं कह सकते। इसलिए सांकेतिक भाषा को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है। ठीक है, इस विधि को ठीक नहीं माना गया है। अब पढ़ते हैं हम मृत भाषा। मृत भाषा का अर्थ है माता की भाषा, अर्थात वह भाषा जिसे बच्चा अपनी माँ से सीखता है। बच्चे की माँ जिस भाषा का प्रयोग करती है, छोटा बच्चा धीरे धीरे वही भाषा सबसे पहले सीखता है। गुरमती के घर पंजाबी भाषा बोली जाती है। श्रीघन के घर तमिल भाषा बोली जाती है। आनंद राव तेलुगु बोलते हैं। प्रमोद मणिपुर बोलते हैं और धनीराम कन्नड़ भाषा बोलते हैं। इस प्रकार पंजाबी, तमिल, तेलुगु, मणिपुरी व कन्नड़ प्रांतीय भाषा है। पंजाब के अधिकांश लोग बोलते हैं। पंजाब की साइड के जो लोग हैं वो ये सारी भाषाएं बोलते हैं। हिंदी का महत्व। संसार में अनेक भाषाओं का प्रयोग होता है। दुनिया में बहुत सारी भाषाओं को इस्तेमाल होता है, जैसे चीनी, अंग्रेज़ी, हिंदी, स्पेनिश, फ्रांसीसी, रूसी, अरबी, जापानी, पुर्तगाली, फ्रेंच आदि। इन भाषाओं के विश्व की 2/3 लोग अपने प्रयोग में लेते हैं। 2/3 लोग इसको अपने प्रयोग में लेते हैं, अपने इस्तेमाल में लेते हैं। हमारी भाषा हिंदी को इसका 3रा स्थान प्राप्त है। राष्ट्रीय भाषाओं में हिंदी का स्थान। भारत के विभिन्न राज्यों में बोली जाने वाली 22 प्रमुख भाषा हैं, जो आपको इसमें अपनी पिक्चर पे नज़र आ रही होंगी, अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी, अपनी बुक में नज़र आ रही होंगी, जैसे कि आसमीय, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोकिल, गुजराती, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगाल, मलयालम, मराठी, मणिपुरी, सिंधी, संस्कृत, मैथिली आदि। ये सारी भाषा, ये कितनी भाषा? पूरी 22 भाषा। इन सभी भाषाओं को हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में
संविधान की जो लिस्ट है उसमें राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं भाषा और बोली। भाषा और बोली क्या है? भाषा और बोली दो माध्यम से ही विचार विनिमय विनिमय का किया जाता है। विचार विनिमय किया जाता है। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, यानी कि बहुत बड़ा होता है, और बोली एक छोटे क्षेत्र तक सीमित रह जाती है। बोली बहुत छोटे क्षेत्र तक क्या रहती है? सीमित रह जाती है, यानी बहुत छोटे एरिया में ही खत्म हो जाती है। एक भाषा में प्रिय अनेक बोलियां होती है। एक भाषा के अंदर क्या होती है? बहुत सारी बोलियां होती हैं। भाषा में साहित्य की रचना होती है। बोली का रूप मौखिक होता है। भारत में सामान्यतः बोली जाने वाली प्रमुख बोलियां हैं। जैसे कौन कौन सी बोलियां बोली जाती है भारत में? देखिए, हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बंदौली, राजस्थानी, अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, गढ़वाली आदि। ये सारी भाषा का बोली जाती हैं, भारत में बोली जाती हैं। ये सारी बोलियां का बोली जाती है? भारत में बोली जाती हैं। कुछ प्रमुख कवि और उनकी बोलियां लोकप्रिय हैं, जो इस प्रकार है। एक साइड पे कवि लिखे हुए हैं, एक साइड पे उनकी बोलियां लिखी हुई हैं। जैसे कवि सूरदास, उनकी बोली कौन सी है? ब्रजभाषा। रचना कौन सी है? सूरसागर। ठीक है, अब देखिए हम लिपि पढ़ते हैं। भाषा के मौखिक रूप को स्थानीय रूप देने के लिए भाषा के लिखित रूप का विकास हुआ। प्रत्येक ध्वनि के लिए लिखित या चिन्ह या वर्ण बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? प्रत्येक हर ध्वनि के लिए, ध्वनि होती आवाज़, प्रत्येक ध्वनि के लिए क्या बनाए गए? चिन्ह बनाए गए, चिन्ह निशान वर्ण बनाए गए हैं। वर्णों की व्यवस्था लिपि है। वर्णों की जो ठीक ढंग से वर्णों को लगाता है वो क्या कहलाता है? लिपि कहलाती है। वास्तव में लिपि ध्वनियों को लिख कर प्रस्तुत करने का ढंग है। प्रस्तुत यानी कि जाहिर करने का ढंग है। जो हम ध्वनि बोलते हैं उनको सही ढंग से जाहिर करने का तरीका क्या है? लिपि है। संसार में विभिन्न भाषाओं को लिखने के लिए अनेक लिपियाँ प्रचलित हैं। वैसे किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। जैसे हिंदी को रोमन लिपि में भी लिखा जा सकता है। दंगल एक फिल्म का नाम है। इसके बावजूद प्रिय भाषाओं की लिपियाँ कुछ निश्चित हैं, यानी कि उसी लिपि में वो लिखी जा सकती हैं। सबसे प्राचीन लिपि वही है। देवनागरी लिपि का विकास भी वही लिपि से ही हुआ है। वही लिपि से ही गुजराती, बंगाल आदि भाषाओं की लिपि विकसित हुई है। संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू, अरबी व सिंधी भाषाएं फारसी में लिखी जाती है। अंग्रेज़ी, फ्रांस, जर्मन, पोलिश, स्पेनिश भाषाएं रोमन में लिखी जाती है। रूसी व बंगलूरी भाषा रूसी लिपि में लिखी जाती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण क्या है? भाषा एक व्यवस्था है। जहाँ भी कोई व्यवस्था नहीं होती वहाँ उनके कुछ नियम भी होते। जहाँ कोई व्यवस्था होती है वहाँ उनके कुछ नियम भी होते हैं। इसलिए प्रत्येक भाषा के अपने नियम होते हैं। इन्हीं नियमों से मृत भाषी लोग इस व्यवस्था को अपने परिवेश में आसानी से सीख लेते हैं। अपने वातावरण में यानी कि आसानी से सीख लेते हैं। नियमों की इस पूरी व्यवस्था को व्याकरण कहते हैं। इस नियमों की जो रूल्स की जो पूरी व्यवस्था होती है उनको हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के नियमों को सीखने के बाद शिक्षार्थी भाषा का शुद्ध रूप में प्रयोग सक्षम हो जाता है, यानी कि सक्षम हो जाता है। ठीक है, भाषा के शुद्ध रूप और उसके शुद्ध प्रयोग को हम क्या कहते हैं? व्याकरण। शुद्ध प्रयोग को हम व्याकरण कहते हैं। भाषा के शुद्ध रूप और उसके शुद्ध प्रयोग करने वाले शास्त्र को हम व्याकरण कहते हैं। एक बार बता देते हैं हम आपको। भाषा के शुद्ध रूप जो सही रूप होता है और शुद्ध रूप को प्रयोग करने का जो शास्त्र हो उसको हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के द्वारा हम भाषा का शुद्ध रूप भाषा को हम शुद्ध रूप से प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यह आपका चैप्टर
अब अभी थोड़ा सा रह गया, या आप थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब आगे देखिए व्याकरण के अंग। व्याकरण के मुख्यतः 3 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार में क्या होता है? वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के उच्चारण, सीखने के संयोजन संबंधी नियमों का अध्ययन किया जाता है। शब्द विचार में क्या होता है? इसके अंतर्गत शब्दों के स्रोत, रूप, बनावट आदि के विषय में अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार में क्या होता है? इसके अंतर्गत वाक्यों के भेद, संबंध, वाक्य बनाने तथा अलग अलग करने की रीति का अध्ययन किया जाता है। साहित्य प्रत्येक भाषा के ज्ञान में विभिन्न भाषाओं का भंडार है। ये ज्ञान का संचित कोश कहलाता है। युगों से प्राप्त ज्ञान को एकत्र किया जाता है, एकत्र किया गए ये ज्ञानी साहित्य है। इसलिए भाषा के ज्ञान के भंडार को साहित्य कहा जाता है। साहित्य की रचनाएं निम्नलिखित 2 रूपों में की जाती है: गद्य, दूसरा पद। इसमें उपन्यास, रेखाचित्र, पत्र, जीवनी, संस्मरण आदि सम्मिलित होते हैं। जबकि पद में इसमें दोहे, चौपाई, फुरोटा, छंद आदि इस प्रकार छोटी बड़ी काव्य रचनाएं सम्मिलित होती हैं। इनके बारे में, साहित्य के बारे में आप क्लास में और अच्छे से पढ़ेंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, आपका चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। आई होप आपको अपना चैप्टर समझ में आ गया होगा। पूरा एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए पूरा वर्क। चलिए, अभी आप एक बार पढ़ लीजिए। आई होप आपने पढ़ लिया होगा और आपकी समझ में भी आ गया होगा। चलिए, अब आपको अब बताएंगे आपको इस चैप्टर में क्या करना है। अब अपनी नोटबुक लीजिए, आपने जिसमें आपने हिंदी रीडर का वर्क किया था, उसी में आपको हिंदी ग्रामर की वर्क करना है। सबसे पहले आपको डेट डालनी होगी और अपना ऊपर नेम डालना होगा, अपनी क्लास भी डालनी होगी। फिर आप पार्ट का नंबर डालेंगे, फिर पार्ट का नेम डालेंगे। फिर उसके बाद ये आपको दिए जा रहे हैं आपको खालिस्तान अपनी कॉपी में करने हैं, और उसके बाद करने हैं प्रश्न उत्तर। तो एक पेज पर आप खालिस्तान करेंगे और दूसरे पेज पर आप प्रश्न उत्तर करेंगे। साफ साफ राइटिंग में करिएगा सारा वर्क। ये खालिस्तान आपको जो कोष्ठ में आपके शब्द दिए उसमें से फिल करने पढ़कर, और प्रश्नों के उत्तर आपको जो चैप्टर पढ़ाया गया है उसमें से ही आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। आपके इसमें है 6 क्वेश्चन के आंसर आपको इसी चैप्टर में से मिल जाएंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज ऑडियो डालकर पूछ सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम हो, आपको उसका सॉल्यूशन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको बता दिया जाएगा। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आपको पूरा वर्क समझ में आ गया होगा। ये आप अपनी कॉपी में अच्छे से करिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।